नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी गई मतलब गई। ये मत समझिए कि वो लौट कर आने वाली है। राजनीति में आया राम गया राम जैसे विधायकों और सांसदों के मामले में चलता है, वैसे ही सरकारों के मामले में भी चलता है। सरकार जाती है, फिर लौट कर आती है, फिर चली जाती है, फिर लौट कर आती है। इसका आया राम गया राम का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? हरियाणा से। हरियाणा में एक विधायक बने निर्दलीय, उनका नाम था गयालाल। वो जीतने के बाद, उस समय दल बदल विरोधी कानून था नहीं, तो वो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए। विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए, इसकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पेश किया उनको और थोड़ा सा नाम बदल दिया उनका। गयालाल की जगह कहा कि गया राम अब आया राम हो गए, कांग्रेस में आ गए। यहीं से आया राम गया राम का जो फ्रेज है वो चलना शुरू हुआ। लेकिन वो आया राम जो है वो फिर अगले दिन सुबह गया राम हो गए। तो राजनीति में आने जाने का सिलसिला जो है ये चलता रहता है, लेकिन कुछ जाना और कुछ आना स्थायी होता है। ममता बनर्जी के लिए मैं कह रहा हूं कि वो गई तो गई। क्यों कह रहा हूं? पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास देख लीजिए, 1947 से 2026 तक का। 1947 से 1977 तक 30 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उसको इतनी बार सत्ता में आने का मौका मिले, लेकिन वो स्वतंत्रता आंदोलन की लिगेसी का फायदा मिल रहा था उसको। 1977 में कांग्रेस पार्टी चली गई तो चली गई। आज तक 1977 से 2026 49 साल हो गए, लगभग 5 दशक कांग्रेस पार्टी लौट कर नहीं आई है। सत्ता की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता की दौड़ में भी नहीं है। कांग्रेस को हटाकर आया कौन? लेफ्ट फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीएम कर रही थी। सीपीएम एक विचारधारा पर आधारित पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक ऑल इंडिया पार्टी भी थे, नेशनल पार्टी। वो सत्ता में आई, 34 साल सत्ता में रही। सरकार और प्रशासन और पार्टी तीनों को एक कर दिया, तीनों में भेद को खत्म कर दिया। जो जो गलत हो सकता था वो सब सीपीएम ने किया। सीपीएम ने अपना उद्देश्य बनाया, अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए 2 काम किए, एक अच्छा एक बुरा। एक काम किया जमींदारी उन्मूलन का। छोटे जो मजदूर किसान थे उनको भूमि का आवंटन किया गया। ज्योति बसु की सरकार की सबसे बड़ी और एकमात्र उपलब्धि है। उसके बाद उनकी विचारधारा का जो दूसरा पक्ष था वो था पूंजीवाद के खिलाफ। तो पूंजीवाद के खिलाफ काम करने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में उद्योगों को उजाड़ना शुरू किया और हथियार बनाया मजदूरों को, और मजदूरों के हाथ में हथियार दिया हड़ताल का। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां सत्तारूढ़ पार्टी हड़ताल करती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सत्ता में है, जिनको सब ठीक करना है, समस्या है तो दूर करना है, वो हड़ताल करते थे। और नतीजा ये हुआ कि एक एक करके उद्योग पश्चिम बंगाल से जाने लगे। जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में था वो उद्योग विहीन होने लगा। इस बात को समझा कि ये गलत हो रहा है बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। जब उन्होंने टाटा का नैनो प्लांट लाने की कोशिश की, उनको समझ में आ गया कि ये अगर बेरोजगारी को ख़त्म करना है, लोगों को रोज़गार देना है, तो उसके लिए उद्योग की ज़रूरत है, निवेश की ज़रूरत है। और वो निवेश सरकार करने की स्थिति में नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है। ममता बनर्जी ने सीपीएम की उसी रणनीति से उसको मात दी। उन्होंने पूंजीवाद विरोध का नारा तो नहीं दिया, लेकिन उद्योग के विरोध का नारा दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई वैचारिक आधार नहीं था। कांग्रेस से निकली हुई पार्टी, कांग्रेस की जो छोटी मोटी विचारधारा थी वो भी उनके साथ नहीं। वो पार्टी सरकार और प्रशासन के मेल जोल को एक नए स्तर पर ले गई, जहां पुलिस पार्टी के कैडर के रूप में काम करने लगी, सरकार के कर्मचारी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे, और पार्टी का कार्यकर्ता गुंडागर्दी का काम करने लगा, और उसको प्रोटेक्शन देने का, संरक्षण देने का काम
ममता बनर्जी की सरकार करने लगी। तो नैनो को तो उन्होंने बाहर कर दिया, टाटा का जो प्रोजेक्ट था उसको तो बाहर कर दिया, लेकिन वो उसके बाद कोई उद्योग ला नहीं पाई। पश्चिम बंगाल में निवेश आया नहीं, तो बेरोजगारी बढ़ना तय था। तो बेरोजगार लोग सड़क पर ना आए, सरकार के खिलाफ विद्रोह न करें, इसके लिए उन्होंने एक तंत्र बनाया, कटमनी का, तोलाबाजी का, सिंडिकेट, कि पैसा वसूलो तुम बेरोजगार हो इसलिए तुम्हें अपराध करने की छूट है, इसलिए लोगों को प्रताड़ित करने की छूट है। कई 100 टोल बूथ बन गए अभिषेक बनर्जी के, तृणमूल कांग्रेस के, जो हर वाहन से टैक्स वसूलते थे। आपने देश में किसी और राज्य में सुना, दुनिया में कहीं सुना है ऐसा क्या कि सरकारी पार्टी का जो है वो टोल बूथ हो? लेकिन तृणमूल कांग्रेस का टोल बूथ था। 15 साल राज किया तृणमूल कांग्रेस ने, और ये मान लिया कि अब हमको हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है। जो दो बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस और सीपीएम, एक ने 30 साल राज किया, दूसरे ने 34 साल राज किया, वो एक विधायक के लिए तरस गई। 2021 के चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम दोनों को एक भी विधायक नहीं मिले, मतलब एक भी सदस्य उनका विधानसभा नहीं पहुंचा। सीपीएम का वही हाल जो है लोकसभा में हुआ। कांग्रेस के 2 सदस्य जरूर पहुंच गए, लेकिन सत्ता की दौड़ से ये दोनों पार्टियां बाहर हो गई। अब सामने लड़ाई में कौन थी? बीजेपी पश्चिम बंगाल में सीपीएम के बाद दूसरी कैडर बेस्ड पार्टी थी, विचारधारा पर आधारित पार्टी थी, और वो पूंजीवाद की विरोधी नहीं है। ये उसकी सबसे बड़ी बात है। वो डेमोक्रेसी की विरोधी नहीं है। वो उसका सिद्धांत ये नहीं है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, जो लेफ्ट का सिद्धांत है। तो इसलिए उसने जनता के पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाया, ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाया, और ममता बनर्जी से लड़ने के लिए प्रशासनिक अधिकार उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने भी कई बार कहा है, आप लोगों में से भी बहुत से लोग हैं जिनका मानना था 2021 के बाद जो हिंसा हुई, उसके अलावा आरजी कार की जो घटना हुई, फिर संदेश खाली की जो घटना हुई, कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए आसान काम था, वो रास्ता नहीं चुना। बीजेपी ने तय किया कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर राजनीतिक लड़ाई लड़कर करेंगे, और उस राजनीतिक लड़ाई में जब जनता का साथ मिल गया तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा बदलाव हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी गई, अब लौटकर नहीं आने वाली है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कभी जाएगी, अभी अगले 10, 15, 20 सालों में तो जाने का कोई सवाल नहीं है, तो कोई नई पार्टी आएगी। न तो सीपीएम उसे हटा पाएगी, न कांग्रेस हटा पाएगी, और न ही तृणमूल कांग्रेस। तो विधानसभा और लोकसभा में तो जरूर बाहर हो गए, लेकिन पार्टी का अस्तित्व बचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का न तो कोई व्यापक राष्ट्रीय आधार है जैसा कांग्रेस का आधार है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी है, न ही सीपीएम जैसा वैचारिक आधार है, न तो वो कैडर बेस्ड पार्टी है। तो स्वतंत्रता संग्राम की लेगेसी वाली पार्टी साफ हो गई हमेशा के लिए। कैडर बेस्ड पार्टी और विचारधारा पर चलने वाली पूंजीवाद की विरोधी पार्टी, सरभारा की पार्टी सीपीएम और उसके साथी दल, वो सत्ता से बाहर हो गए। ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हुई हैं, उनके पास बचा क्या है? उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। उनका जो कैडर है वो एक तरह का गुंडा तंत्र है, और गुंडा किस चीज़ से डरता है? कानून के डंडे से। और कानून का वो डंडा शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले दिखाना शुरू किया, और उसके बाद उसको आजमाना शुरू कर दिया। नतीजा ये है कि सरकार को केवल कहना पड़ा कि सड़क पर जुम्मे के दिन नमाज नहीं होगी, तो नहीं हुई। अब आप समझिए कि इस सरकार के आने के बाद से 2 जुम्मे बीत चुके हैं, सड़क पर कहीं नमाज पश्चिम बंगाल में नहीं हुई। तो इससे आप समझिए, वही गुंडे जो जबरन सड़क पर नमाज पढ़ते थे, पढ़वाते थे, वही गुंडे जो लोगों के घर पर कब्जा करते थे, अब उन गुंडों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं।
और गुंडों के सरदार जो अभिषेक बनर्जी हैं, उनके घर पर नगर निगम का नोटिस लग रहा है। आप बताइए कि कैसे बनाया, ज़मीन कब खरीदी, कहाँ से खरीदी, नक्शा पास कराया कि नहीं कराया। वही अभिषेक बनर्जी जो कहते थे कि डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से अभिषेक बनर्जी लोकसभा सदस्य है। डायमंड हार्बर मॉडल को खत्म करने में 10 जन्म लेने पड़ेंगे मोदी और शाह को। आज वो छिपते घूम रहे, सड़क पर निकलते हैं तो चोर चोर का नारा लगता है। ममता बनर्जी निकलती हैं, चाहे किसी और काम से निकले, चाहे अदालत जाने के लिए, चोर चोर का अदालत के परिसर में नारा लगता है। आप देखिए, देखते देखते ये क्या हो गया। 4 मई से पहले तक क्या स्थिति थी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की, और आज क्या है। आज उनके साथी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। तो मैंने जो शुरू में बात कही कि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर गई हैं, सिर्फ इतना नहीं है, अब अगला नंबर है उनकी पार्टी का। पार्टी की बैठकें बुला रही हैं, विधायक दल की बैठकें बुला रही हैं, उनमें ज़्यादातर विधायक आ नहीं रहे हैं, नेता आ नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता थे वो शुभेंदु अधिकारी से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे दबाव में ये सब बुलवाया गया, हम बोलना नहीं चाहते थे। 24 घंटे नहीं लगे बदलने में। तो ये लोग ऐसे हैं जो किसी के सगे नहीं हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही घोषणा कर दी कि तृणमूल कांग्रेस से किसी को नहीं लेंगे। लेकिन ये आधा सच है। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों और सांसदों का क्या होगा, सवाल इसका है। विधायक टूटने को तैयार है, सांसद टूटने को तैयार है। लोकसभा में पश्चिम बंगाल से ही हैं तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य, 29 सदस्य हैं 42 में से। अगर आपको सुनने को आने वाले 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, या मैं कह रहा हूं संसद के मॉनसून सत्र से पहले सुनने को मिले कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल में टूट हो गई है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विधायकों में हालत यह है कि जो आने को तैयार है उनको भाजपा लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस के साथ ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। वो लगातार तृणमूल कांग्रेस में अगर रहे भी तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही बोलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा रुक जाइए। सत्ता गई है, अहंकार टूटा है, गुरूर टूटा है, अब पार्टी टूटेगी। तृणमूल कांग्रेस को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी कितनी भी ताकत लगा लें, आईपैक जैसी 10 संस्थाएं जो है उनसे सर्वे करा लें, उनको जोड़कर उनसे सलाह ले लें, रणनीति बनवा लें, तृणमूल कांग्रेस का टूटना तय है। कांग्रेस और सीपीएम में उस तरह की टूट नहीं हुई। नेताओं के स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर जरूर कार्यकर्ता उनको छोड़कर चला गया और लौटकर नहीं आया। और सीपीएम का कार्यकर्ता तो आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, फिर भी वो छोड़कर चला गया। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहने वाले जो उनके कार्यकर्ता हैं तथा कथित, वो दरअसल गली के गुंडे हैं जो तोलाबाजी, कटमनी और सिंडिकेट पर जो है जीवित थे। ये तीनों बंद हो गए। अब उनके सर्वाइवल का सवाल है। उनको नया रास्ता खोजना है, भाजपा रास्ता दे नहीं रही है। और अगर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे तो उनको मालूम है कि कानून का शिकंजा उनके इर्द गिर्द कसेगा ही, उनके खिलाफ एक्शन होगा ही। जो भी कानून सम्मत एक्शन है वो सब होगा। जो अत्याचार किए हैं उन सब का हिसाब होगा। जो प्रधानमंत्री ने पहले कहा चुनावी रैली के दौरान, फिर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, उनके शब्द थे छाड़बे ना, छाड़बे ना, छाड़बे ना, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये शब्द जो हैं तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित कार्यकर्ताओं के कानों के पर्दे को फाड़ने वाले हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि उनका भविष्य क्या है और उसमें अंधकार के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप मानकर चलिए कि बात केवल समय की है और तृणमूल कांग्रेस के पास 2029 के लोकसभा चुनाव तक का भी समय नहीं है। उससे पहले तृणमूल कांग्रेस टूटेगी। तो जनता ने तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का अहंकार तोड़ा,
अब उनके विधायक और सांसद उनकी पार्टी तोड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कोई ऑपरेशन कमल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये घटना उन बिरले घटनाओं में होगी जहां स्वतः स्फूर्त ढंग से जो है लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगी, क्योंकि ये जहां खड़ी है उसके नीचे जमीन ही नहीं है। ये जो पौधा है तृणमूल कांग्रेस की, जो पत्ती दिखती 3 पत्ती, इसकी जड़ नहीं है, तो इसलिए पौधा सरवाइव नहीं कर सकता। इसको गमले में जमा कर किसी तरह से रखा गया था। अब उस गमले में न तो कोई पानी देने वाला है न खाद देने वाला है, तो इसका सूख जाना और गिर जाना बहुत स्वाभाविक है। वही तृणमूल कांग्रेस के साथ होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस को अब कोई भी ताकत बचा नहीं सकती, और वैसे भी डेमोक्रेसी में जिस पार्टी को, जिस नेता को जनता छोड़ दे, उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सभी पार्टियों के लिए सबक है, जो हार रहे हैं उनके लिए भी और जो जीत रहे हैं उनके लिए और ज्यादा, कि अगर रास्ते से भटके तो यही हश्र होगा। इसलिए इसमें, इस वर्तमान में अपना भविष्य भी देखिए कि ये भविष्य भी हो सकता है। तो इस अंक पे इतना ही, अगले अंक पे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।